जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा में। मैं हूं जयशंकर झा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न का यह वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एकमात्र एग्जाम जो बचा हुआ है अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो कुछ निजी कारणों के कारण, समय कम होने के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को देखकर एग्ज़ाम हॉल गए होंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा फीडबैक मुझे अपने स्टूडेंट सबसे मिला है। जो सर आपने जो टेस्ट में एग्ज़ाम जो क्वेश्चन ले दिया था, सब क्वेश्चन उसी टाइप में था, वही क्वेश्चन था। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो और अकाउंटेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे, शायद इसमें हम दो पार्ट में वीडियो अपलोड करें, पार्ट ए और पार्ट बी करके, ठीक है। तो आप दोनों पार्ट को जरूर देखकर एग्जाम में जाइए। चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर आपका है गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है, अलाभकारी संस्था के स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। तो अलाभकारी संस्था के स्थापना का जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ न कमाना, अपने सदस्य एवं समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है, इसलिए हम इसको नोट्स टाइप में लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को आप क्लियर कर सके। दूसरा है अलाभकारी संस्था का उदाहरण है, तो शैक्षणिक संस्थान जिसमें स्कूल, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी आता है, खेल कूद क्लब, हॉस्पिटल, धार्मिक संस्थान, मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान। तीसरा है अलाभकारी संस्था के आय का मुख्य स्रोत। अलाभकारी संस्था के आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है चंदा, दान, अनुदान। चौथा है अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। तो अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आईवीआई खाता, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा को सम्मिलित किया जाता है। यहीं पे अलाभकारी को हटाकर अगर लाभकारी डाल दें तो हो जाएगा व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। ध्यान रखिएगा। पांचवा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। यह वास्तविक खाता है या रोकर खाता आप बोल सकते हैं। रोकर बही का सारांश इसे कहा जाता है। इसे रोकर आधार पर तैयार किया जाता है। आईवीआई खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। इसे उपार्जन आधार पर तैयार किया जाता है। मैं एक एक बात को उल्लेख करता ही जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 1-2 बार देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अलाभकारी संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो अलाभकारी संस्था के जो अधिकांश लेन देन होते हैं वो नगद होते हैं, लेकिन अगर अधिकांश यहाँ पे हटा देंगे तो अलाभकारी संस्था के लेन देन होते हैं तो नगद और उधार हो जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है रोकर पद्धति पर। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर का अंतिम कोष प्रकट करता है। प्राप्ति और भुगतान खाता क्या प्रकट करता है? रोकर का अंतिम कोष प्रकट करता है। आईवीआई खाता क्या दिखाता है? अधिक या कमी। अधिक कब होता है? सरप्लस कब होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो सरप्लस होता है और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ये कमी होता है, यानी कि आय पर व्यय का जो अधिकता होता है वो कमी होता है और व्यय पर आय का जो अधिकता होता है वो अधिक होता है। वसीयत को मानना चाहिए, तो वसीयत को दायित्व मानना चाहिए। वसीयत को क्या मानना चाहिए? दायित्व मानना चाहिए। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो आर्थिक चिट्ठा में एक क्लब के द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठा में, ठीक है। मानदेय क्या है? तो मानदेय जो है ना आयगत व्यय है। मानदेय क्या है? आयगत व्यय है। गैर व्यापारिक संस्था में दायित्व पर संपत्ति का अधिक कहलाता है। गैर व्यापारिक संस्था में दायित्व पर संपत्ति का अधिक, यानी कि सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। पूंजी निधि या कोष। कैपिटल फंड बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आय पर व्यय की अधिकता।
आय पर व्यय की अधिकता, यानी कि व्यय ज्यादा हो जाएगा तो कमी डिसिट हो जाएगा, व्यय पर आय की अधिकता सरप्लस हो जाता है। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, तो डेबिट शेष दर्शाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः डेबिट शेष दर्शाता है। संपत्ति, देखिए संपत्ति क्या क्या, बकाया चंदा संपत्ति में आता है, बकाया आय संपत्ति में आता है, अग्रिम खर्च एडवांस्ड एक्सपेंस जो होता है, या प्रीपेड भी आप इसे बोल सकते हैं, सब संपत्ति में आता है। ठीक है, पूछ देगा अग्रिम खर्च क्या हो कहलाता है, तो ये एसेट होता है। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। और अग्रिम चंदा, अग्रिम आय, बकाया खर्च, ये सब जो है दायित्व, इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम दिखाते हैं। ध्यान से देख लीजिए इन सभी आइटम को। आय व्यय खाता में लिखा जाता है, तो आय व्यय खाता में चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत आय एवं व्यय को, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या नहीं हो, क्योंकि इन्हें बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। अगर उत्पन्न हुआ है तो उसे हम दिखाएंगे, लेकिन शर्त क्या है, वो चालू वर्ष का होना चाहिए और आयगत और आय और आयगत व्यय ही होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए मैं आंसर की लेकर भी आऊँगा, और पार्ट 1 आप जब जाएंगे तो संपूर्ण प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 19वां प्रश्न है, आय व्यय खाता बनाया जाता है तो उपार्जन के आधार पर पूंजी कोष की गणना की जाती है। तो पूंजी कोष की गणना एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाकर किया जाता है। विशिष्ट दान क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। विशिष्ट दान क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को वसीयत या रिक्त कहा जाता है। ठीक है, अलाभकारी संगठन के आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है चंदा, दान और अनुदान। ठीक है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर, जो कि साझेदारी फर्म का लेखांकन है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पहला क्वेश्चन इसमें से हो सकता है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले तत्व हैं। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले तत्व में लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होता है, पूंजी पर ब्याज वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, ये साझेदार को नहीं मिलेगा। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की दर जो है वो 6% है। साझेदार के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर, अगर साझेदार ऋण दिया है फिर भी 6%, या एडिशनल अतिरिक्त पूंजी दिया है उस पर भी 6% के दर से ही ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। अगर साझेदार फर्म से राशि आहरित किया है तो उन्हें भी ब्याज नहीं देना होगा। दूसरा है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितना, तो 50। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 और न्यूनतम 2। चालू खाता है, चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता है। चालू खाता क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है। चौथा, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, तो प्रारंभिक पूंजी पर, प्रारंभ में जो पूंजी होता है उस पर ब्याज की गणना होता है। ठीक है, साझेदारी समझौता हो सकता है, साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक या लिखित, अगर अच्छा पूछे तो लिखित आपको करना है। टिक। छठा है, साझेदारी संलेख बनाया जाता है, ये ऐच्छिक होता है। साझेदारी संलेख बनाना जो है ना वो ऐच्छिक है, इच्छा होगा तो बनाएगा, नहीं तो नहीं। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, तो 6 महीना के लिए। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6 महीना के लिए। साझेदारी की विशेषता है, तो साझेदारी की विशेषता में समझौता आता है, लाभ विभाजन आता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आता है और सीमित दायित्व आता है। साझेदारों की चालू खाता का शेष होता है, चालू खाता का शेष डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अस्थायी पूंजी है तो उस स्थिति में पूंजी खाता का जो शेष होता है वो हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, ख्याति, गुडविल। पहला क्वेश्चन है ख्याति है, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, मूल्यवान संपत्ति है और अस्थायी संपत्ति है। दूसरा है, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की नहीं है, जिसका वसूली मूल्य होता है, क्या कहलाता है, ख्याति। ख्याति का यह परिभाषा हो गया। अधिलाभ का अर्थ क्या होता है, तो अधिलाभ का अर्थ होता है सामान्य लाभ से अधिक लाभ। अधिलाभ का अर्थ क्या होता है, सामान्य लाभ से अधिक लाभ, यानी कि
नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट अधिक हो, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं तो ख्याति। चलिए अगला जो चैप्टर है चौथा वो देख लेते हैं। चौथा चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इससे पहला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदारों को अलिखित संपत्ति को जब हम लेखा करेंगे तो एसेट्स आएगा, तो प्रेजेंट जो करंट पार्टनर जो होगा उनको प्रॉफिट मिलेगा। बस यहाँ पे अलिखित लायबिलिटीज लगा दीजिए तो लाभ के बदले में क्या हो जाएगा, हानि। संपत्तियों एवं दायित्वों का उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है तो बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में, नई आर्थिक चिट्ठा में। पुनर्मूल्यांकन खाता का नेचर नाममात्र खाता है, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है तो साझेदारी के पुनर्गठन पर। साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है, जब साझेदार का प्रवेश होता है, अवकाश होता है, मृत्यु होता है या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। इन सभी परिस्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। अगर हम ऐसे बोलें, जो पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के प्रवेश पर, अवकाश पर, मृत्यु पर और लाभ विभाजन में परिवर्तन पर बनाया जाता है। चलिए पांचवा जो चैप्टर है वो है साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि को क्या कहते हैं तो प्रीमियम। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि को प्रीमियम कहा जाता है। वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है, वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में, यानी कि ये प्रीमियम को ही, ठीक है, ये प्रीमियम के बारे में बताया जा रहा है। जो नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि प्रीमियम होता है। वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटा, तो त्याग अनुपात में। जो साझेदार जितना त्याग किया हुआ रहता है वो उतना हिस्सा उसमें से ले लेता है। दूसरा है टॉपिक, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाता या कोई भी संचय जैसे समान संचय, जनरल रिजर्व फंड हो तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा तो सभी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में से ओल्ड रेशियो में ही विभाजन किया जाता है, ठीक है। तीसरा, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, क्यों, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है लाभ में हिस्सा पाने के लिए। त्याग अनुपात निकाला जाता है तो त्याग अनुपात साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है। त्याग अनुपात कब निकाला जाता है, साझेदार के प्रवेश के समय। एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया है तो लाभ हानि समायोजन अथवा पुनर्मूल्यांकन खाता में। लाभ हानि समायोजन खाता पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों सेम ही होता है, ठीक है, दोनों का नेचर भी सेम होता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करता है तो पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ होगा या हानि होगा उसको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में वहन करते हैं। चलिए छठा जो चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। इसमें पहला क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है तो अवकाश एवं मृत्यु के समय, लाभ प्राप्ति अनुपात अवकाश एवं मृत्यु के समय निकाला जाता है। दूसरा है, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक है। नाम पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष से ज्यादा अगर जमा पक्ष होगा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो लाभ होगा। तीसरा है, संचय और संचित लाभ का हस्तांतरण किया जाता है। संचय और संचित लाभ का हस्तांतरण किया जाता है तो साझेदारों के पूंजी खाते में। संचय और संचित लाभ का हस्तांतरण साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। चौथा है, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को, पुनर्मूल्यांकन में जो लाभ हानि होता है वो सभी साझेदार बांट लेते हैं, ठीक है। पांचवा है, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान किया जाता है तो मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उत्तराधिकारी को दिया जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग मृत साझेदार के मृत्यु पर। तो पहला है, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा 6% पर एनम। मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर
ब्याज दिया जाएगा 6%। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता किस नेचर का खाता है, तो व्यक्तिगत खाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर साझेदारी फॉर्म का विघटन पर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे। चलिए इसका पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। तो साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे कहाँ, वसूली खाते के नाम पक्ष में। भुगतान जब ही होगा वसूली खाता में डेबिट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, चाहे लायबिलिटीज का पेमेंट हो चाहे रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हो, पेमेंट होगा तो वसूली खाता में डेबिट होगा। एसेट्स रियलाइज्ड होगा या कोई पार्टनर टेक करेगा तो वो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाता में। वसूली खाता में ध्यान से देख लीजिए, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट को वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है, वसूली खाता का नेचर जो है वो नाम मात्र खाता है। वसूली व्ययों को वसूली खाता के किस भाग में दिखाया जाता है, तो वसूली व्यय को वसूली खाता में डेबिट किया जाता है। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाए तो फर्म के समापन होने पर साझेदार के ऋण खाते की राशि, पार्टनर्स लोन को हस्तांतरण किया जाता है पार्टनर्स लोन में या रोकड़ या बैंक खाता में। ठीक है, इसे वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, इसको हस्तांतरित किया जाएगा ऋण खाता में या रोकड़ या बैंक खाता में। ध्यान से समझ लीजिए। सातवां है फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को दिखाया जाता है। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूल ही, अलिखित संपत्ति मतलब लिखा हुआ संपत्ति नहीं है बैलेंस शीट में, उसे दिखाया जाता है वसूली खाता में, वो भी क्रेडिट साइड में। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों को पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते में किस पक्ष में, संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं डेबिट पक्ष में और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट पक्ष में। फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है, तो सबसे अंत में रोकड़ या बैंक खाता बनाया जाता है। फर्म के समापन पर सबसे अंत में रोकड़ या बैंक खाता बनाया जाता है। 10वां प्रश्न है फर्म के विघटन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, तो फर्म के विघटन पर होने वाले व्यय को वसूली व्यय कहते हैं। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट सेस को साझेदारों को ही भुगतान किया जाता है। 12वां प्रश्न है फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खातों बंद किए जाते हैं, तो रोकड़ या बैंक खाते के माध्यम से। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लिए। पूंजी कितने प्रकार के होते हैं, तो पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। अस्थायी पूंजी की दशा में पूंजी खाता और चालू खाता बनाया जाता है और परिवर्तनशील पूंजी की दशा में सिर्फ पूंजी खाता ही बनाया जाता है। दूसरा है साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी रखी जाती है अस्थायी आधार पर, क्योंकि अस्थायी में ही चालू खाता बनता है। तो सिंपल सा बात है, अस्थायी जब पूंजी होगा तभी चालू खाता बनाया जाएगा। लाभ का नियोजन में क्या क्या शामिल होता है, ये बहुत कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। तो लाभ का नियोजन पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को वेतन एवं कमीशन, ये लाभ का नियोजन है। ठीक है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज तो व्यवसाय के लिए लाभ होता है। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन। अगर साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन होगा तो फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है तो साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे के लिए यानी कि विभाजन योग लाभ निकालने के लिए लाभ हानि नियोजन यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। न्यायालय द्वारा फर्म का समापन कहलाता है अनिवार्य समापन। तो पार्ट ए लगभग कंप्लीट हो गया और पार्ट बी का वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। इन वीडियो को आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। धन्यवाद।